प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी व्याख्यानमाला में आप सभी का अपना स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी की काव्य सौंदर्य के अंतर्गत उनके काव्य में आए हुए भाव पक्ष का। आज हम बिहारी के काव्य में जो भाव सौंदर्य है या भाव पक्ष है उसका विस्तार से चर्चा करेंगे। आप सभी जानते हैं कि बिहारी ने हिंदी साहित्य को एक बहुत ही अनूठी काव्य श्रृंखला दी है और साथ ही बिहारी के काव्य को या बिहारी के संदर्भ में माना जाता है कि उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से गागर में सागर भर दिया है। जब हम देखते हैं कि काव्य के संदर्भ में काव्य में दो पक्ष होते हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। भाव पक्ष में कवि का सूक्ष्म अवलोकन और उसकी संवेदना शामिल होती है, जबकि कला पक्ष में उसकी अभिव्यक्ति की कुशलता रहती है। काव्य के इन दोनों पक्षों का बिहारी ने विशेष रूप से निर्वाह किया अपने काव्य के अंतर्गत। इस कारण उनके लघु रूपात्मक दोहों में, जैसे कि माना जाता है कि बहुत ही छोटे-छोटे जो दोहे उन्होंने रचे हैं, जिनके बारे में कहा है कि बिहारी सतसैया के दोहे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे अति गंभीर, में एक बहुत ही समाहार शक्ति, भाषा की समाज शक्ति और कलात्मक कुशलता, ये बहुत ही सुंदर ढंग से उन्होंने अपने काव्य में समाविष्ट कर ली है। इन विशेषताओं से बिहारी का जो मुक्तक काव्य है वो हिंदी साहित्य का एक अनुपम काव्य सौंदर्य से महिमा मंडित हमें दिखाई देता है। यहाँ हम आज विशेष रूप से कवि बिहारी के भाव सौंदर्य पर या भाव पक्ष पर विचार कर रहे हैं। रीतिकाल के ये सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी ने कल्पना की जो समाहार शक्ति के बल पर अपने दोहों में जिन भावों की गंभीरता को अभिव्यक्ति दी है, अन्य कवियों के बड़े-बड़े छंदों के माध्यम से भी वो इसमें दिखाई नहीं देता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जिन छोटे-छोटे शब्द और छोटे-छोटे दोहों में या मुक्तक काव्य के अंतर्गत जो उन्होंने भावों को पिरो दिया है, मोतियों की सदृश एक इन दोहों के माध्यम से उन्होंने बाहों को गूथा है, वो हिंदी के बड़े-बड़े कवि करने में समर्थ नहीं हो पाए। इस कारण बिहारी के दोहे गागर में सागर भरने का काम करते हैं। निश्चित रूप से बहुत लंबी चौड़ी बात को संक्षेप में प्रभावशाली ढंग से कह देना उनकी एक विशेष कला मानी जाती है। इस संदर्भ में उनका एक ये दोहा बहुत प्रसिद्ध है, जिसके बारे में हम बार-बार कक्षा में भी चर्चा करते रहते हैं कि किस तरह से बिहारी आमेर के राजा जयसिंह के पास पहुंचते हैं और जयसिंह जब अपने रनिवास में होते हैं, रास रंग में लिप्त होते हैं अपनी नई रानी के साथ, तो वो किस तरह से दोहा भेजते हैं उनके पास। नहीं प्रागु नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो बंध्यो आगे कौन हवाल। ये बहुत ही इतिहास प्रसिद्ध दोहा है। इसमें किस तरह से बाहों को उस समय के तत्कालीन जो भाव थे उस समय के, तो किस तरह से राजा को चेता देते हैं वो भाव, उनका सुंदर वर्णन है। इसी तरह के अन्य भाव गंभीर दोहे भी हैं, जैसे आध्यात्मिक रूप से वो कहते हैं, फूली फाली फूल से फिरती जो विमल विकास, भोरत्यों होऊ ते चलत तो ही पिए पास। छोटे-छोटे दोहों में अधिक से अधिक भावाभिव्यक्ति के लिए कल्पना की संहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति की अत्यंत आवश्यकता होती है और इन दोनों ही शक्तियों का आश्रय महाकवि बिहारी ने लिया है। इन दोनों शक्तियों से बिहारी ने बड़े विस्तृत प्रसंगों को कुछ इने गिने ही शब्दों में प्रस्तुत करके भाव गांधीर्य का परिचय दिया है। इसी प्रकार का एक दोहा देखिए जिसमें राधा कृष्ण की रागात्मक स्थिति का चयन करने के लिए बिहारी ने कितने प्रसंगों का समावेश किया है। वे कहते हैं, डिगत पानी डुगलात गिरी, लखी सब ब्रज बेहाल, के पी किशोरी तरस की,
खरे लजात ला। अब देखिए, इस दोहे में कृष्ण द्वारा व्रज की रक्षा करने के लिए गोवर्धन पर्वत उठाने की घटना का वर्णन है। लेकिन राधिका की ओर देखने से उनके हृदय में प्रेम का उद्रेक होने लगा और सात्विक भाव से रोमांच के कारण उनका हाथ डगमगाने लगा। इससे ब्रजवासी घबराने लगे कि हो न हो गोवर्धन पर्वत नीचे गिर जाए। इस आशय को जानकर कृष्ण भी लज्जित होने लगते हैं। इतना लंबा प्रसंग एक ही दोहे में भरकर इस तरह से भावों और चेष्टाओं की पूर्ण व्यंजना करना एक सिद्धहस्त कलाकार का ही कार्य हो सकता है। मैं यहाँ ये भी कहना चाहूँगा कि बिहारी के जो दोहे हैं, एक-एक दोहे का जो वर्णन है, उसकी जो व्याख्या है, वो कई-कई पेज में की जा सकती है। इसलिए समय में ये पूरे नहीं हो सकते हैं। फिर भी क्योंकि उनकी जो व्याख्या, उनका जो भाव है, उनको व्याख्यायित करना इतना आसान कार्य नहीं है। निसंदेह ये बिहारी की कल्पना की संवार शक्ति एवं भाषा की समाज शक्ति का ही परिणाम है। प्रबंध काव्य के विस्तृत आकार में अनेक ऐसे स्थल आ सकते हैं जहां अनुभवों एवं चेष्टाओं के बिना भी काम चल जाता, परंतु जब एक ही दोहे में भावों की अभिव्यक्ति करनी होती है और विभाव पक्ष का निरूपण भी करना है, तो बिना अनुभाव तथा संचारी भावों को योजना के रस का परिपाक नहीं हो सकता। परंतु बिहारी अपनी कल्पना शक्ति का परिचय देते हुए भावों का नाम लिए बिना अनुभवों के द्वारा ही रस का उद्रेक करने में सफल हो जाते हैं। ये उनकी एक विशेषता होती है। एक जगह कहते हैं, सर पटाती सी शशि मुखी, मुख घूंघट पट ढाकी। देखिए, सर पटाती सी शशि मुखी, मुख घूंघट पट ढाकी, पावक झर सी झमकी के, गई झरोखा झांकी। इस तरह का चमत्कार अपने काव्य में बिहारी के ही बस में है। अन्य कवि इसमें सफल नहीं हो पाते। बिहारी ने अनुभवों और हाव भाव का एक सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने इस तरह से वर्णन करने में लक्षण ग्रंथों का भी सहारा लिया है। ये ठीक है कि लक्षण ग्रंथों का सहारा लिया, लेकिन उनके उपयोग में अपनी स्वतंत्र चेतना और कल्पना को प्रधानता दी है। वैसे काव्य शास्त्र में हावों का स्थान या भावों का स्थान केवल नायिका में ही माना जा सकता है, परंतु उन्होंने अपनी काव्य कुशलता से एक स्थान पर नायक और नायिका में हाव भाव दिखला दिया। देखिए, बड़ा बिहारी का एक बहुत ही सुंदर नाटक, किस तरह से नायक और नायिका दोनों ही भरे भवन में, क्योंकि भवन भरा हुआ, उसमें किस प्रकार से नैनों ही नैनों में बात कर सकते हैं, उनका जो संवाद है वो किस तरह से आंखों ही आंखों में होता है, उसका बहुत ही अति सुंदर उदाहरण यहाँ देखिए। कहत नटत रीजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैन ही सो बात। अब देखिए कैसे, किस तरह से दोनों नायिका और नायक के जो संवाद हैं वो किस तरह से आंखों ही आंखों में, ये जो कला है ये बिहारी के अतिरिक्त हमें और कहीं दिखाई नहीं देती है। बिहारी अर्थ के धनी, भावों के कुशल चित्रकार, सुसंगठित एवं संहार शैली से ज्ञाता तथा काव्यांगों के कवि हैं। उनमें भावों की तीव्रता, प्रखरता और गहनता भी दिखाई देती है। इन सब विशेषताओं से उनके दोहे भाव संप्रेषण में अत्यधिक सफल रह जाते हैं, सशक्त होते हैं। इस संबंध में एक और यहाँ दोहे का उदाहरण दिया जा सकता है। पलनू परगटी बारूनी बरी, नहीं कपोल ठहरात, असुआ परी छतियां छन को छन छाई छिपी जात। देखिए कितना विरहणी नायिका का एक अत्यधिक अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन है, कितनी जबरदस्त है। इस दोहे में विरहणी नायिका की विरह वेदना से व्यथित दशा का अद्भुत चित्रण है। वह प्रियतम के विरह में अश्रु बहाती है। इसमें व्यंजना, लालित्य, अनुप्रास की छटा इस तरह से एक साथ दिखाई देती है कि कैसे उसकी आंखों से जब निकलते हैं, कपोतों पर ठहर नहीं पाते हैं, और जैसे उसकी छाती पर पड़ते हैं, क्योंकि हृदय उसका विरह में तप्त है तव्वे की तरह से, और जैसे ही आंसू की बूंद आती हैं, छन होकर के जैसे भाप बन जाती है। तो ये अतिशयोक्तिपूर्ण और सुंदर उदाहरण केवल बिहारी ही दे सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि कल्पना की संहार शक्ति, माधुर्य एवं भावात्मक तीव्रता का बिहारी के मुक्तक काव्य में
बहुत ही सुंदर समावेश हुआ है और इस विशेषता से उनके लघुकाव्य दोहे अत्यंत भाव गंभीर एवं व्यंग्यमय बन गए हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि बिहारी का जो काव्य सौंदर्य है, उसमें उसका एक पक्ष जो भाव पक्ष है, वो भी बहुत ही सशक्त है। ऐसा माना जाता रहा है कि बिहारी ने भावों की अपेक्षा कला पर अधिक बल दिया है, लेकिन निश्चित रूप से बिहारी एक सर्वगुण संपन्न कवि हैं। उनका कला पक्ष जितना सशक्त है, उतना ही भाव पक्ष भी सशक्त है। इस तरह से भाव पक्ष की दृष्टि से हम देखें या भाव सौंदर्य की दृष्टि से देखें, तो बिहारी का जो काव्य है, वो अद्भुत, सुंदर और अनूठा बन पड़ा है। धन्यवाद।